हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में युग प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। वे हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ, चिंतक, आलोचक, निबंधकार, दार्शनिक, कवि, अध्यापक एवं संपादक माने जाते हैं। उनसे पूर्व हिंदी आलोचना एक छोटे से पौधे के रूप में थी, जिसे उन्होंने अपनी प्रतिभा, विद्वता और चिंतन के जल, वायु और प्रकाश द्वारा विशाल वृक्ष के रूप में परिणत किया। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने लिखा है, शुक्ल जी ने हिंदी समीक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वे नए युग के विधायक थे। डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल का मत है, आचार्य शुक्ल को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक और प्रौढ़ समालोचक होने का गौरव प्राप्त है। वे तात्विक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार के महत्व से संपन्न हिंदी के एक ऐसे दिग्गज आचार्य हैं, जिन्होंने शास्त्राभ्यास और भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षात्मक विचार सरणियों को सुप्रतिष्ठित जीवन मूल्यों के आलोक में गुंफित किया है और समीक्षा को ऊंचा अर्थ एवं आशय प्रदान किया है। आचार्य शुक्ल के आलोचना स्वरूप को समझने के लिए हमें उनके निम्नलिखित ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार की भूमिका, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, बुद्ध चरित्र की भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समालोचनाएं प्रस्तुत की। उनकी सैद्धांतिक आलोचना का स्वरूप चिंतामणि भाग 2 के काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद लेखों में मिलता है। उनके रस मीमांसा नामक ग्रंथ में भी इसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। इनकी सैद्धांतिक आलोचना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित मानी जा सकती हैं। शुक्ल जी ने आलोचना का मानदंड भारतीय रसवाद को माना है। उनकी मान्यता में 3 प्रमुख बातें आती हैं: नैतिकता, संयम, आदर्श पर विशेष बल अर्थात शिवत्व से अनुप्राणित होना। दूसरा, प्राचीन आचार्यों का अनुकरण मात्र न होकर मौलिकता से युक्त होना। तीसरा, आलोचना का पूर्ण उपयुक्त मानदंड स्वीकार करना। शुक्ल जी ने भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। भाव को वे प्रत्यक्ष बोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति का संश्लिष्ट स्वरूप मानते हैं। विभाव को वे काव्य में मुख्य ठहराते हैं और विभाव पक्ष के व्यापक चित्रण के लिए कल्पना का संबल ग्रहण करना उचित समझते हैं। अनुभव के अंतर्गत वे केवल आश्रय की चेष्टाएं लेते हैं, आलंबन की चेष्टाओं को भाव के अंतर्गत रखते हैं। जिन भावों को किसी पात्र में प्रकट होता देखकर दर्शक या श्रोता भी उसके जैसा अनुभव कर सकते हैं, उन्हें शुक्ल जी ने प्रधान भाव माना है और शेष को संचारी भाव कहा है। रस दशा का अभिप्राय शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था से लिया है। व्यक्ति का लोक सामान्य भावभूमि पर जा पहुँचना ही हृदय की मुक्तावस्था है। आचार्य शुक्ल ने भरतमुनि तथा पंडित विश्वनाथ का रस निष्पत्ति सिद्धांत अपनाया है, किंतु संस्कृत आचार्यों की रस के स्वरूप और काव्य के उद्देश्य संबंधी धारणा उन्हें मान्य नहीं। काव्य के संबंध में आचार्य शुक्ल की धारणा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मानव के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका निर्वाह होता है। जगत के कुछ पदार्थों को देखकर भी रसानुभूति होती है और कविता के पढ़ने से भी होती है। यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब कविता का आलंबन व्यक्ति का अधिक से अधिक परिचित होता है। रस दशा पाठक की स्थिति 3 रूपों में व्यक्त होती है। पहला, पाठक का हृदय मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। दूसरा, वह पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर
काव्य के भाव में ही तन्मय हो जाता है। तीसरा, किसी अन्य वस्तु व्यापार की उसे अनुभूति नहीं रहती है। साधारणीकरण के संबंध में शुक्ल जी का मत है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रस का उद्बोधन पूर्ण शक्ति नहीं ला पाता है। इसी रूप में लाया जाना अर्थात साधारणीकरण आलंबन का ही होता है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का शुक्ल जी ने तीव्र विरोध किया है। प्रकृति चित्रण के संबंध में उनका विचार है कि प्राकृतिक दृश्य हमारे समक्ष आलंबन रूप में ही उपस्थित होते हैं और कभी कभी उद्दीपन रूप में भी। जिन कवियों को लोक हृदय की पहचान होती है और जो लोक सामान्य आलंबनों का सफल विधान करते हैं, उन्हें शुक्ल जी ने श्रेष्ठ कवि माना है। जो कवि केवल आलंकारिक चमत्कार या कोरे उपदेश के लिए काव्य रचना करते हैं, उन्हें वे निकृष्ट कोटि के कवि मानते हैं। शुक्ल जी ने काव्य भाषा की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है: लाक्षणिकता, रूप व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग, नाद सौंदर्य, रूप गुण बोधक शब्दों का प्रयोग। अलंकारों को वे कविता का साधन ही मानते हैं, साध्य नहीं। छंद विधान को वे नाद सौंदर्य की प्रेषणीयता में सहायक मानते हैं। छंदों की मात्राओं के घटाने बढ़ाने से यदि नए संगीत का सृजन हो तो वे इस प्रकार की छूट प्रदान करते हैं। आचार्य शुक्ल ने जिन सैद्धांतिक मान्यताओं का निरूपण किया, उन्हें वे व्यवहार में ही लाए। इसलिए उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना एकदम घुली मिली है। उनकी व्यवहारिक आलोचना का स्वरूप जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ब्रह्मगीत सार की भूमिका, गोस्वामी तुलसीदास एवं हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में प्राप्त होता है। उनकी समस्त व्यवहारिक आलोचनाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: कवियों पर लिखी गई समीक्षाएं तथा दूसरा काव्य धाराओं पर लिखी गई समीक्षाएं। आचार्य शुक्ल ने तुलसी, सूर, जायसी आदि कवियों पर जो समीक्षाएं प्रस्तुत की, उनसे हिंदी आलोचना की दीवार सुदृढ़ हुई। तुलसी की समीक्षा करते हुए शुक्ल जी ने काव्य के अंतर्बाह्य पक्षों की दृष्टि से उनके काव्य का विवेचन किया। तुलसी की भक्ति पद्धति, लोक धर्म, लोक मंगल, लोक नीति, ज्ञान भक्ति विवेचन आदि पर भी विचार किया और तुलसी की काव्य पद्धति, भाषा में उनका अधिकार, उक्ति वैचित्र्य आदि का भी निरूपण किया है। इस प्रकार तुलसी की उन्होंने सर्वांगीण आलोचना प्रस्तुत की है। द्विवेदी युगीन नैतिकता और आदर्श के गहन पक्षपाती होने के कारण शुक्ल जी को तुलसी सबसे प्रिय कवि और तुलसी का रामचरितमानस सबसे प्रिय काव्य ग्रंथ प्रतीत हुआ। शुक्ल जी ने लोक मंगल और आनंद का निरूपण करने वाले काव्यों को 2 भागों में बांटा है: लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य तथा लोक मंगल के सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले काव्य। प्रथम वर्ग में वे तुलसी का काव्य रखते हैं और द्वितीय में सूर्य के काव्य को स्थान देते हैं। इसमें गर्जन, तर्जन, विप्लव, तेज आदि नहीं है, अपितु एक मधुरिमा और कोमलता आदि से अंत तक व्याप्त है। यद्यपि शुक्ल जी एक उच्च कोटि के सहृदय समीक्षक और काव्य मर्मज्ञ थे, किंतु द्विवेदी युगीन नैतिकता से प्रभावित होने के कारण उन्हें सूर्य की माधुर्यपूर्ण उक्तियों में वह सौंदर्य नहीं दिखा जो तुलसी के लोक धर्म निरूपण में दिखलाई पड़ा। फलस्वरूप वे सूर्य के प्रति आवश्यकता से अधिक कठोर हो गए। विस्तार की दृष्टि से शुक्ल जी की तीनों भूमिकाओं में जायसी ग्रंथावली की भूमिका सबसे बड़ी है। इसमें उन्होंने कवि का जीवन परिचय या रचना के सामान्य गुण दोष निरूपित करके अपने आलोचक कर्म की इतिश्री नहीं समझ ली है, अपितु
कवि की अंतः प्रवृत्तियों का उद्घाटन करते हुए कृति का सर्वांगीण विवेचन प्रस्तुत किया है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद, रहस्यवाद आदि काव्य धाराओं पर भी अपनी समीक्षा प्रस्तुत की है। अनेक आलोचकों का कथन है उन्होंने इन काव्य धाराओं का खंडन किया है और इनके प्रति यथोचित सहानुभूति नहीं दिखाई है, परंतु वास्तव में उन्होंने इन काव्य धाराओं की हर बात को बुरा नहीं कहा। जहाँ उन्हें अच्छाई दिखाई दी वहाँ सराहना भी की है। छायावाद की लाक्षणिकता की उन्होंने प्रशंसा की है। आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा एक सम्यक विवेचन करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि वे अन्यतम कोटि के समीक्षक थे। डॉक्टर रामलाल सिंह के शब्दों में उन्होंने हिंदी समीक्षा का स्वतंत्र तथा नव्य दर्शन उपस्थित किया। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ का कथन है, सबसे महत्व की बात यह है उन्होंने बहुत पढ़ा है, पढ़े को समझा है, समझे को पचाया है और पचाए हुए को लिखा है। शुक्ल जी की लेखनी में ऐसी कोई बात नहीं निकली जिस पर उन्होंने गहराई से विचार नहीं किया है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में अनेक मौलिक उद्भावनाएं की। उन्होंने साहित्य के मानदंड का आधार मनोरंजन या चमत्कार के स्थान पर जीवन को बनाया। इसी आधार पर उन्होंने तुलसी के साहित्य की महत्ता प्रतिपादित की, क्योंकि वह जीवन की व्यवस्था प्रस्तुत करता है और लोक धर्म अपनी संपूर्णता के साथ उसमें अभिव्यक्त हुआ है। शुक्ल जी ने आलोचना के लिए शक्ति, शील और सौंदर्य का उच्च आदर्श खोज निकाला और इसी के आधार पर सुर, तुलसी, जायसी आदि कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय रसवाद की गंभीर एवं व्यापक समीक्षा प्रस्तुत कर उसे भारतीय समीक्षा शास्त्र का आदर्श बनाया। प्राचीन रसवादी धारणा को परिवर्तित और परिवर्धित कर उन्होंने उसे मौलिक स्वरूप प्रदान किया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के दार्शनिक आधार को संपुष्ट किया। उन्होंने पाश्चात्य समीक्षकों की काव्य को कला मानने की धारणा का खंडन किया और उसे सत्य के अनुशीलन का साधन बतलाया। उनका कहना था कि कविता जीवन और जगत के मार्मिक पक्ष को मनुष्य के सामने इस प्रकार लाती है कि मनुष्य स्वार्थ से संकुचित घेरे से बाहर निकलकर भूमि के साथ एकाकार हो जाता है। आचार्य शुक्ल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अपने सिद्धांतों के संबंध में पूर्ण दृढ़ थे। साहित्य संबंधी जो सिद्धांत और आदर्श उन्होंने एक बार निश्चित किया, उनका उन्होंने कठोरता से पालन किया। आचार्य शुक्ल की आलोचना शैली में कहीं भी रुद्रता नहीं है। इसका कारण यह है कि उनमें हृदय और बुद्धि का पूर्ण समन्वय था। किसी विषय की आलोचना करते समय उन्होंने बुद्धि का उपयोग तो किया ही, परंतु हृदय का बराबर ख्याल रखा। शुक्ल जी ने यूरोप के साहित्य क्षेत्रों में जल्दी जल्दी होने वाले वाद एवं परिवर्तनों पर अपनी आस्था नहीं रखा। उन्होंने इसे बदलते फैशन जैसी चीज बताया। शुक्ल जी ने गंभीर समीक्षाएं प्रस्तुत की। यत्र तत्र उनमें हास्य व्यंग्य का पुट भी बनाए रखा। विषय के गंभीर विवेचन के पश्चात व्यंग्य और हास्य की यह मीठी सी चोट पाठक का मन हल्का कर देती है और वह पुनः गंभीर अध्ययन में लीन होने में समर्थ हो पाता है। शुक्ल जी का मत यह भी था कि साहित्य की समीक्षा किसी एक पहलू या एक दृष्टि में रखकर नहीं होनी चाहिए, वरन उसका सर्वांगीण परीक्षण होना चाहिए। आज समीक्षा के क्षेत्र में किसी एक कोने को पकड़कर ही खींचते चलने की प्रथा प्रचलित है। उससे भ्रम फैलता है, कोई लाभ नहीं होता। शुक्ल जी ने इस प्रवृत्ति को साहित्यिक कनकौवा उड़ान कहा है। शुक्ल जी ने आलोचना क्षेत्र में अपनी अमिट छाप अंकित की। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में
कदाचित यह कहना अत्युक्ति नहीं कि उनके समान मेधावी आलोचक किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा में नहीं हैं। न केवल आलोचना अपितु निबंध, कविता, इतिहास, अनुवाद और संपादन आदि विविध क्षेत्रों में शुक्ल जी की प्रतिभा का आलोचक विकीर्ण हुआ। आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है।